हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार का प्रवेश कब, कैसे और क्यों होता है इसके बारे में हम समझेंगे और इस चैप्टर के सभी थ्योरी टॉपिक के माध्यम से हम एकदम सरल तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन या फिर फर्स्ट टॉपिक है कि नए साझेदार को पेढ़ी में किस प्रकार से या फिर कैसे प्रवेश मिलता है। तो इसके जवाब में हम ऐसे बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि नए साझेदार को 1932 के भारतीय साझेदारी 1932 के भारतीय साझेदारी के कानून के कलम 31 के अनुसार पुराने पीढ़ी के साझेदार जो होते हैं, मतलब के चालू साझेदार के संपत्ति के आधार पर हमें नए साझेदार के प्रवेश मिलता है। दूसरा टॉपिक है कि नए साझेदार को पीढ़ी में किस उद्देश्य से शामिल किया जाता है या तो उसे किस हेतु से शामिल करते हैं। जब एक तो समझ लो कि नए साझेदार की प्रवेश पीढ़ी में कब हो सकती है, जब अधिक पैसे की आवश्यकता हो या फिर पूंजी की आवश्यकता हो। तो अधिक पूंजी एक कारण हो सकता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। समझ लो कि धंधे को आगे बढ़ाना हो, मतलब कि धंधे का विकास करना हो, तो हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी कहां से आएगा कि किसी नए साझेदार को अगर पेढ़ी में प्रवेश देंगे तो पूंजी लेके आएगा, जिससे हमें अधिक पूंजी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकती है। दूसरा पॉइंट है अधिक संचालन शक्ति। अधिक संचालन शक्ति, जैसे कि समझ लो पेढ़ी को या फिर धंधे को चलाने के लिए हमें संचालन शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे धंधा का विकास होते जाता है वैसे वैसे सभी दायित्व या फिर संचालन शक्ति का भी विकास हो जाता है। तो उसके साथ साथ हमें अधिक साझेदार की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके हिसाब से धंधे को संभालने के लिए, बढ़ते हुए धंधे को संभालने के लिए हमें किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम एक साझेदार के रूप में प्रवेश दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या तो वह निवृत्त हो जाए। सपोज के चालू साझेदारी पेढ़ी में कोई साझेदार अचानक से निवृत्त हो जाए, मतलब पेढ़ी में से बाहर चल जाए या तो उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम किसी नए साझेदार की प्रवेश या फिर जो साझेदारी पेढ़ी में हम प्रवेश देते हैं। और धंधे के जोखिमों का वितरण, धंधे के जोखिमों का वितरण, जैसे धंधे में हमें पता है कि आगे चलकर धंधे के जो जोखिम है, मतलब कि कुछ दिक्कतें आने वाली हैं, तो उससे भी बांटने के लिए हम किसी नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय आवश्यक हिसाबी समायोजन, मतलब ध्यान में रखने योग्य जो हिसाबी समायोजन होता है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि फर्स्ट टॉपिक में हमें हिसाबी समायोजन, अगर कोई नए साझेदार पेढ़ी में प्रवेश करता है तो सबसे पहले तो हमें लाभ का नया प्रमाण निकालना पड़ता है, लाभ का नया प्रमाण निकालना पड़ता है। और साथ ही साथ जो पुराने साझेदार होते हैं उनके त्याग का प्रमाण भी हमें निकालना पड़ता है। त्याग के प्रमाण की हिसाबी असर हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा, ख्याति के मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन की हिसाबी असर भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि साझेदार कितने की ख्याति लाएगा, गुप्त लाएगा कि प्रेम पद्धति से लाएगा या फिर केस लाएगा,
या तो पूंजी लाएगा। इसके आधार पर हमें ऐसा भी असर ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा कि संपत्ति और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन का हिसाबी समायोजन भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है पेढ़ी में तो पहले के जो संपत्ति या फिर दायित्व होते हैं उनका पुनः मूल्यांकन करना जरूरी है, ताकि जो नए साझेदार पेढ़ी में प्रवेश हो उससे कोई नुकसान ना हो। उसके आधार पर हमें संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन का हिसाबी असर भी ध्यान रखना पड़ता है। चौथा पॉइंट है और एकत्रित अनामत और एकत्रित लाभ या हानि के हिसाबी समायोजन भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश से पहले हमारा जो अनामत फंड है और एकत्रित लाभ या तो हानि है उसे हमें सभी पुराने साझेदारों के बीच बांटना पड़ेगा, तभी हम नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। लास्ट टॉपिक है, इनमें लास्ट में आएगा कि जो अब साझेदार के बीच किसी नए साझेदार की प्रवेश होती है तो इन सभी समायोजन या फिर हिसाबी असर के बाद जो साझेदार बचते हैं तो साझेदारी पेढ़ी में जो साझेदार होते हैं उनके पूंजी में भी परिवर्तन होता है। जो पूंजी में परिवर्तन होता है उसका भी हिसाबी समायोजन में ध्यान रखने की आवश्यकता है। नए साझेदार को प्राप्त होने वाले अधिकार। अब कोई नए साझेदार पेढ़ी में उसका प्रवेश होता है तो उसे तो पहले जो पेढ़ी चालू पेढ़ी होगा उसके लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा। पहले में क्या प्राप्त होगा? लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा उसे। और तो और इसके अलावा पेढ़ी की जो संपत्ति होगी, संपत्ति में भी हिस्सा प्राप्त होगा, क्योंकि वो अपने भाग की संपत्ति लेके आया है तो प्रवेश होगा तो संपत्ति साथ में जुड़ेगा, जिससे पेढ़ी के साथ में भी उसका संपत्ति हिस्सा आएगा।